में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉसेस लॉ। कल हमने प्रूव किया था ना गॉसेस लॉ को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी देखे थे, उसका एसआई यूनिट, डायमेंशनल फार्मूला और उसका क्वांटिटी। ठीक, आज गॉसेस जो हमने लॉ पढ़ा, थ्योरम्स पढ़ा, उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होती है उसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। फर्स्ट में कहा गया कि गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन 3D। 3D का मतलब समझ में आता है थर्ड डायमेंशन, लाइक स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एक्सेट्रा। गॉसेस लॉ को आप केवल स्फीयर में लागू कर सकते हैं, सिलेंडर में लागू कर सकते हैं या कोई क्यूब में लागू कर सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से ये आपका क्या हो सकता है, स्फीयर, दूसरा क्या हो सकता है सिलेंडर, और तीसरा हो सकता है आपका क्यूब। इस तरह से जिसमें भी आपको 3D दिखाई दे केवल उसी में गॉसेस का लॉ एप्लीकेबल होता है। आप प्लेन में 2D में गॉसेस लॉ को एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। ये इसका पहला पॉइंट रहता है। ठीक, चलिए दूसरा देखिएगा। टू स्टडी दिस वी हैव टू ड्रॉन गॉसियन सरफेस। किसी भी चीज का अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो, स्टडी करना हो, तो उससे पहले हमको वहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना कंपलसरी है। विदाउट गॉसियन सरफेस का हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। चलिए समझिए ये क्या बोल रहा है उसको। सपोज दैट ये आपका स्फीयर है, समझिएगा। ठीक, अब ये स्फीयर है तो इस स्फीयर के चारों ओर क्या है आपका चार्ज है। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब इसमें हम गॉसियन सरफेस क्या कर दें, ड्रॉ कर दें। और गॉसियन सरफेस किसको कहते हैं? वो सरफेस जो वहां पे चार्ज उपस्थित है उस चार्ज को इन्वेलप करे, यानी कि ऊपर से ढक दे। वही सरफेस आपका क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस कहलाता है। बात पकड़ में आया मेरा? कि ये स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस में क्या प्रेजेंट है? चार्ज प्रेजेंट है। तो इस चार्ज को हम जिससे इन्वेलप कर देंगे, क्या कर दें, इस तरह से ढक दिए, यही सरफेस क्या कहलाई? आपका गॉसियन सरफेस कहलाया। क्लियर? दूसरा और चीज समझ लीजिए। मान के चलिए ये हमारा वायर है, तार देखे है ना? तार का शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो इस तार में क्या होती है? आपका चार्ज होता है प्लस चार्ज। अगर इस चार्ज का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना हो तो हमको क्या ड्रॉ करना होगा? क्या ड्रॉ करना होगा? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। विदाउट गॉसियन सरफेस का हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लक्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बात पकड़ में आया? यही भाग क्या कहलाता है? आपका गॉसियन सरफेस कहलाता है। क्लियर? कोई भी चीज को स्टडी करने के लिए हमको क्या बनाना होगा? गॉसियन सरफेस बनाना होगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट आइए। टोटल फ्लक्स डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। जो हमारी फ्लक्स होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो बेसिकली 2 फैक्टर पे निर्भर करती है। किसमें? चार्ज एंड परमिटिविटी। इसीलिए तो हम लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है? ये चार्ज। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। यहाँ पे समझिए, अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, अगर परमिटिविटी को बढ़ाए तो फ्लक्स घट जाएगा। भाई में है ना? बात समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, यहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चन उठती है। क्लियर? चार्ज बढ़ाने पर फ्लक्स क्या होती है? बढ़ेगी। परमिटिविटी को बढ़ाएंगे तो फ्लक्स घटेगा। ये दिखाई देता है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? 4 नंबर पे आइए। टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल इज 0। नहीं,
टोटल फ्लक्स डाइपोल का क्या होता है? जीरो होता है। अब ये जीरो कैसे होता है उसको भी समझिएगा। डाइपोल, यही तो है आपका डाइपोल, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है। तब फाई इक्वल टू क्या जानते हैं? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? डाइपोल की बात कर रहे हैं। तो डाइपोल का चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज में जाना होगा। तब क्या मिलने वाला है हमको? ध्यान से देखिएगा, फाई इक्वल टू क्या है? ये चार्ज, ये भी तो चार्ज है और ये भी क्या है? चार्ज है। तो क्या हुआ? माइनस क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस और प्लस क्या हो गया? जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? यस सर। हो गया? चलिए पॉइंट नंबर 5 देखिए। इफ ए मीडियम हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर हमारा मीडियम क्या हो? डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली क्या चीज को कहते हैं? जल्दी बताइए, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या? इंसुलेटर। नहीं बताएं? जैसे कि लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है आपका? डाई इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक अगर कांस्टेंट क्या हो जाए? के हो, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि इंटीजरल ईडीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन एम, एम फॉर मीडियम। और हम जानते हैं एप्सिलॉन एम इक्वल टू क्या होता है? के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू को हम लगाएंगे तो हमको फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलने वाला है? क्यू बाई के इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? के यहाँ पे क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट क्या था आपका? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी गॉसेस लॉ से रिलेटेड। क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमने जो गॉसेस का थ्योरम्स पढ़ा, लॉ पढ़ा, वो कहां पर एप्लीकेबल होता है, हमारी डेली लाइफ में कहां पे हम लोग उसको यूजेस करते हैं। तो इसका नाम देंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम लिख सकते हैं या लॉ लिख सकते हैं, दोनों की चीज होती है। लिखिए, पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन, थिन का मतलब समझ में आता है ना? एकदम पतला, थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। जैसे कि हम लोग घर में जो वायरिंग करते हैं वो क्या है? वायर ही तो है, पतला है और लंबा भी है, इनफाइनाइट है कि उसका लंबाई को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। समझ पा रही है? डाउट है? तो समझिएगा यहाँ पे पॉइंट को। इसको चलने से पहले आपको हम थोड़ा सा याद कराना चाहेंगे। आपने पढ़ के रखा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़े हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी प्रकार की, कितने प्रकार की होती है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? 3 प्रकार की। पहला होता है लीनियर। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट किससे किया था? लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिलने वाला? क्यू बाई
L। याद आ रहा है कुछ? दूसरा क्या था? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसका चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किए थे? सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू क्या मिला था आपको? Q बाई ए। याद आ रहा है कुछ? तीसरा आपका क्या था? वॉल्यूमेट्रिक। इसका चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया गया था और रो इक्वल टू क्या मिला था? Q बाई भी मिला था। याद आ रहा है कुछ? तो यहां पे गौर कीजिए, हमने क्या लिखा? लॉन्ग वायर, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लंबा तार है तो उस तार में क्या होगा? चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं? घर में जितना भी आप वायरिंग करे हैं, चाहे कहीं पर भी, यूनिफॉर्मली होता है। तो समझिएगा आप अच्छा से, ये हमारा इनफाइनाइट थिन लॉन्ग वायर है। अब इतना ही बड़ा बनाएंगे, इसी को हम क्या मान के चलते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत लंबा, जिसका लंबाई की कोई अंदाजा ना हो, लेकिन हम यहाँ पे इतना बड़ा बना देते हैं। इसमें क्या है? आपका चार्ज इस तरह से। क्लियर? अब क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फ्लक्स भी कहते हैं। तो अभी जस्ट हमने पढ़ के रखा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ गॉसेस लॉ में, जब हम किसी भी वायर का अगर क्या निकाले? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, तो उसको स्टडी करने के लिए हमको क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना ही होगा, तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तो हमारा क्या है? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इस वायर में क्या है? चार्ज उपस्थित है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? बोलिए। गॉसियन सरफेस ड्रॉ। सही है? क्यों ड्रॉ किया गया, समझ में आया होगा? क्लियर? चलिए, इसमें चार्ज डेंसिटी कितना? जल्दी बोलिए। अभी तो बताएं हम, ये कैसा है? लीनियर। तो लीनियर का चार्ज डेंसिटी कितना? लैम्डा। लैम्डा से तो रिप्रेजेंट करते हैं। और लैम्डा इक्वल टू क्या जानते हैं आप? Q बाई एल। ये बात की बात है, हम बाद में निकालेंगे। ठीक। सपोज इसका लेंथ, इसका जो हमने वायर लिया, इसका लेंथ को क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। क्लियर? अब यहां पे समझते हैं कि तीन एरिया हमारे पास में, ध्यान से समझिएगा। ये जस्ट इस तरह से है ना? ये सिलेंडर है कि नहीं है? ये भी सिलेंडर है। तो इसका तीन पार्ट, एक पार्ट ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, एक पार्ट ये वाला, और एक पार्ट इसका कर्व सरफेस। सिलेंडर है तो क्या है ये? कर्व सरफेस। तो तीनों भाग में हम क्या करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने वाले हैं। बात पकड़ में आया? चलिए पहले हम इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये वाला पार्ट का नाम दे देते हैं हम 1, इस पार्ट का नाम दे देते हैं 2, और ये इसका जो सरफेस है ना, कर्व सरफेस, इस तरह से कर्व सरफेस, इसका नाम दे देते हैं 3 पार्ट। बात समझ में आया? थोड़ी सी जानकारी और यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? तो इधर किधर नेगेटिव है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, हम जानते हैं, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव नहीं है नेगेटिव। तो इस केस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऑलवेज परपेंडिकुलर। किधर होगा? हमेशा परपेंडिकुलर पे। समझिएगा, ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन पे हुआ,
तो इस डायरेक्शन पे आपका क्या मिलने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? लिख लीजिएगा वहां पे पॉइंट। इस केस में हमेशा डायरेक्शन किधर होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां भी इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? चलिए और थोड़ी सी बात, अब ध्यान दीजिएगा, ये इसका एरिया है, ये सिलेंडर है, ये इसका एरिया। अब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इस भाग में। तो इस भाग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा सरफेस एरिया को हमको चुनना होगा, ठीक? और ये छोटा सा सरफेस एरिया को हम किसके नाम से जानते हैं? ds के नाम से जानते हैं। और किसी सरफेस के अंदर पे अगर छोटा सरफेस एरिया हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये आपका एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। डाउट है बात? उसी तरह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फिर से छोटा सा सरफेस एरिया को क्या करेंगे? चूज करेंगे। इसका एरिया कितना? ds। और ds क्या काम करती है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आप जानते हैं। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया वेक्टर को। और एरिया वेक्टर हमेशा इस डायरेक्शन पे लगेगी। ये आपका एरिया वेक्टर है। क्लियर? डाउट है किसी को? अब हमारा तीसरा भाग यहाँ पे बचा हुआ है। ये किस तरह से है? कर्व। तो इस कर्व में भी हम छोटा सा जगह को चुनते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा जगह दिखाई दिया। ये कितना? ds। और ds क्या होता है आपको पता है? जिधर है उधर ही हमारा क्या होता है? उसका डायरेक्शन होता है। तो ds का डायरेक्शन इस केस में किधर? इस डायरेक्शन पे होगा। और इस डायरेक्शन में आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कि नहीं? बात पकड़ में आया? समझ पाई? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया E और ये हो गया ds। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू आपको क्या मिला? 90 डिग्री। यहाँ पे आइए, ds और E के बीच थीटा कितना? 90 डिग्री। यहाँ पे आइए, E और ds के बीच में थीटा कितना? 90 डिग्री। देख के भी नहीं दिखाई देता है? इसी को तो फिजिक्स कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। क्या डाउट है यहाँ पे? नो सर। क्यों यहाँ पे जीरो हुआ? क्योंकि E और ds का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो क्या होगा? जीरो होगा। यस सर। किसी को पूछना है? डाउट क्लियर हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। लेट, थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं। लेट ए थिन इनफाइनाइट वायर having charge density कितना? लैम्डा। आप कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ चुके हैं। क्लियर? डाउट है? ढोलक देखें आप? ढोलक जो आपका वेडिंग वगैरह में बजाते हैं ना ढोलक, तो वो भी क्या है? सिलेंड्रिकल है। तो जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, उसको बजाते हैं, उसका एक पोजीशन और इधर का एक पोजीशन और उसका सरफेस तीसरा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही पोजीशन पे कर रहे हैं। ठीक? चलिए
देयरफॉर नेट फ्लक्स, अब चाहे तो टोटल फ्लक्स लिख सकते हैं। नेट फ्लक्स अब सीख चुके हैं, इंटीजरल ई डी एस। इंटीजरल किसको शो करता है? क्लोज को। तो देखिए ये क्लोज है कि नहीं है? हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया ना ऊपर में, तो वो क्या हुआ? क्लोज हो गया। और इस क्लोज के अंदर पे आपका 1, 2 और 3 पार्ट भी आया, टोटल पार्ट आया कि नहीं आया? लेकिन अब हम अगर एक एक को लिखना शुरू करें तो उसको इंटीजरल नहीं देंगे। क्या मेरा बात पकड़ी? यहां पे हमने 3 पार्ट को एक साथ लिखा टोटल, तो ये तीनों पार्ट क्या है? क्लोज है, बंद है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया? इंटीजरल का साइन दिया। अब इंटीजरल का साइन दिए तो ये किसके बराबर हुआ? इंटीग्रेशन पार्ट 1। पार्ट 1 को हम इंटीजरल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये तो हमारा एक भाग है ना, उसी के अंदर पे है कि नहीं? इसका क्या वैल्यू? ई इंटू डी एस प्लस इंटीग्रेशन पार्ट 2, क्या इसका भी वैल्यू? ई डी एस प्लस, बताइए जल्दी, पार्ट 3, क्या वैल्यू? ई डी एस। ये तीनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, है कि नहीं? नेट फ्लक्स तीनों के बराबर। ये डाउट है? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। और इंटीजरल ई डी एस इक्वल टू, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन पार्ट 1, जब हम वेक्टर को हटाएंगे तो ये क्या है आपका? क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट कोस के साथ जाता है कि साइन के साथ? कोस के साथ। तो क्या लिखेंगे? ई डी एस कॉस ऑफ थीटा लिखेंगे, प्लस इंटीग्रेशन पार्ट 2 क्या लिखेंगे? ई डी एस कॉस ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन पार्ट 3 ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? डाउट है? चलिए ध्यान दीजिएगा। पार्ट 1 ये था थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं? पार्ट 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। पार्ट 3 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। सही है? यस सर। और इंटीजरल ईडीएस इक्वल टू कोस 90 का वैल्यू क्या? 0 होता है। Yes, तो इस पूरा टर्म का वैल्यू कितना? 0। बीच में क्या साइन? प्लस। फिर कोस 90 इसका वैल्यू कितना? 0 प्लस कोस 0 का वैल्यू 1। तो क्या मिलेगा? ई डी एस। डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? और इंटीजरल ई डी एस इक्वल टू केवल आपको क्या मिला? इंटीजरल ई डी एस। आप 3 को नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर? आगे बढ़े। और इंटीजरल ई डी एस इक्वल टू ई हमारा चेंज नहीं होगा। इंटीजरल क्या हो गया? डी एस। इधर ध्यान दीजिएगा। इंटीजरल डी एस क्या है? ध्यान से समझिए। इधर ये भाग डी एस है और छोटा सा हम लेंगे तो वो भी डी एस। तो बहुत सारा डी एस डी एस को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इंटीजरल डी एस इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये स्फीयर है।
सिलेंडर। बताइए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, जल्दी, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पढ़े हैं क्या? नहीं जानते हैं? 2πr_l नहीं होता है? होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr_l। डाउट है? आगे बढ़े? चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या मिलने वाला? इंटीजरल EDS इक्वल टू, ध्यान दीजिए, E इंटू इंटीग्रेशन DS, इंटीग्रेशन DS क्या लिख सकते हैं? 2πr_l। क्लियर? डाउट है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। Now, according to Gauss's law, पढ़े हैं ना Gauss's law? क्या पढ़े हैं Gauss's law? इंटीजरल EDS इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये कहां से आया पता चला? कहां से आया? गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से। क्लियर? इधर का भाग मिटा रहे हैं, ठीक? चलिए ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको भी ध्यान से समझिए। यहां से देखिए इंटीजरल EDS का वैल्यू क्या? E इंटू 2πr_l। यहाँ पे EDS का वैल्यू क्या? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या EDS की जगह में आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं? तो बोलिए, E इंटू 2πr_l इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और E इक्वल टू, जल्दी, Q बाई 2πr_l एप्सिलॉन नॉट आएगा वैल्यू? आएगा। डाउट है? इसको घेरा करें। Therefore, linear चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट किससे किए थे? लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्या जानते हैं? Q बाई L। क्या दिखाई देता है आपको? Q और नीचे L। क्या Q बाई L की जगह में आप लैम्डा लिख सकते हैं? तो E इक्वल टू, बताइए, Q बाई L की जगह में लैम्डा बाई क्या बचा? 2πr एप्सिलॉन नॉट। सही है? ये हो जाता है आपका प्रूव्ड एप्लीकेशन। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम या लॉ। एप्लीकेशन नंबर 2 नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट, थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। चलिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट, शीट का मतलब समझ में आता है? नहीं आता है शीट। ये आप इसका, ये व्हाइट बोर्ड को शीट मान सकते हैं।
लेकिन क्या होना चाहिए, थिन यानी कि पतला होना चाहिए, और उसका लंबाई इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट होना चाहिए मतलब हम इसको फिगर अगर ड्रॉ करना चाहें तो इनफाइनाइट के लिए इस तरह से कटा हुआ भाग दिखा सकते हैं। ये क्या शो करता है, इसका आगे और है, समझ पा रही है? इधर भी इसी तरह से, इधर भी कटा हुआ और है, इनफाइनाइट है ना। अब इस इनफाइनाइट प्लेन ऑफ शीट पे क्या प्रेजेंट है आपका, चार्ज प्रेजेंट है। क्लियर? अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करें तो किस तरह से करें, क्योंकि विथआउट गॉसियन सरफेस के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और शीट को हम इन्वेलप कर भी नहीं सकते। कर सकती है? नहीं कर सकती है। चलिए समझाते हैं इसको। मान के चलिए ये आपका प्लेन शीट है? इसमें पूरा क्या डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए इन्वेलप करना होगा, तो हम इस प्लेन शीट को इन्वेलप नहीं कर सकते, और जब तक इसको हम सरफेस गॉसियन सरफेस नहीं बना लें तब तक हम उसको कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, लेकिन हमको कैलकुलेट तो करना है। ठीक, इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ भाग को यहां से एक सिलेंडर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, सिलेंडर लगा दिया जाता है। यहाँ पे तो हम इसी को बता देते हैं, ये आपका सिलेंडर बन गया, ये सिलेंडर और ये प्लेन शीट। अब इसमें तो आपका क्या है, पूरा चार्ज है। इसको हम इन्वेलप करने के लिए इस प्रकार का सिलेंडर को यहाँ पे क्या कर देते हैं, आर पार घुसा देते हैं। इधर से इधर क्या हो जाएगा, ये पार हो जाएगा। तो कुछ एरिया का चार्ज को तो ये क्या कर दिया, इन्वेलप किया कि नहीं किया? तो जितना एरिया को इन्वेलप किया, क्या हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? और बाकी का तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गॉसियन सरफेस नहीं है। लेकिन जितना को हम इन्वेलप किए, ये भाग को जितना ये क्या किया, कवर किया, उस भाग का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही कहानी बनेगी आपका, है कि नहीं? चलिए कवर करते हैं इसको सिलेंडर शेप से। चलिए, क्लियर? इसी तरह से वो आर पार है उसका। ठीक, बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब इसमें भी हमारा 3 पार्ट है कि नहीं? कौन कौन सा पार्ट को चुनते हैं? ये वाला भाग आपका फर्स्ट, ये वाला भाग सेकंड, और एक भाग कोई सरफेस को चुन लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर? अब हमको समझने में देरी नहीं लगेगी। ठीक, अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस केस में क्या होने वाला है, उसको आप समझिएगा। ठीक ना? यही है फिजिक्स। आपने जब केवल क्या लिया था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लिए थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऊपर था। लेकिन ये तो प्लेन शीट है कि नहीं? प्लेन शीट है। प्लेन शीट में हमने इस तरह से इसको कवर किया, इसी तरह से कवर किए, तो ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर दिखाएगा? जल्दी बोलिए, किधर दिखाएगा? ध्यान से समझिएगा। ये छोटा सा एरिया हमने लिया, क्या ये ds, और ds एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस डायरेक्शन पे आपका एरिया वेक्टर क्या है, ds है। और प्लेन शीट को हमने सिलेंड्रिकल शेप से क्या किया, कवर किया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन पे होगा। ऊपर कैसे जाएगा? वो तो आपका क्या था,
तार था सिलेंड्रिकल, पहले तार, ये तो प्लेन है ना, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, समझेंगे पॉइंट को, चार्ज किधर है, इधर डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसको इस तरह से करेंगे तो ये वाला चार्ज ऊपर थोड़े जाएगा, किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, क्योंकि इस तरह से ना चार्ज है ये। अगर इसको इधर कीजिएगा तो चार्ज ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हमने इस तरह से रखा तो चार्ज किधर जाने वाला, इधर और इधर, ऊपर थोड़े जाएगा, ये प्लेन में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। समझ पाई बात को? तो उसी तरह से यहाँ भी एक छोटा सा सरफेस एरिया बताइए ds, तो एरिया वेक्टर इसी तरह से जाएगा ds, और E भी इसी तरह से। बात पकड़ में आया? अब तीसरा पॉइंट पे आइए, तीसरा पॉइंट पे भी हम छोटा सा एरिया चुनेंगे। ये क्या है आपका ds, तो ds किसको दिखाता है, एरिया वेक्टर। किसका एरिया वेक्टर, इधर की इधर, ऊपर, यह वेक्टर तो ऊपर ही जाएगा ना, हमेशा परपेंडिकुलर। इस डायरेक्शन पे आपका क्या, एरिया वेक्टर, लेकिन इस डायरेक्शन पे क्या, यही तो हम सीखे अभी। क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस केस में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं है, इस केस में 0 डिग्री, इस केस में 90 डिग्री। अभी हम किसका स्टडी कर रहे हैं, प्लेन से, यानी कि सरफेस, सरफेस का। याद आ रहा है कुछ? बहुत चीज याद आएगा अभी। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस पूरा सरफेस एरिया को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, सरफेस एरिया फॉर ए मान लिए, ठीक। तो लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, दो पार्ट में इसको भी डिवाइड करके। लेट क्या माने हम, ए, लेट ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है, Yes, sir. having surface charge density, surface charge density क्या होता है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। हो गया? Yes, sir. ये भी लिख सकते हैं, लेट गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हमने शो किया यहाँ पे, लेट गॉसियन सरफेस शोन ऑन दी, कहां पे दिखाई दे रहा है, फिगर में, है ना। क्लियर? Yes, sir. डाउट है? No, sir. Therefore नेट फ्लक्स बताइए, इंटीजरल EDS लिखेंगे, Yes, sir. इक्वल टू इंटीग्रेशन पार्ट 1 EDS प्लस इंटीग्रेशन पार्ट 2 EDS प्लस इंटीग्रेशन पार्ट 3 EDS। कंफ्यूज में है? No, sir. आगे बढ़े Yes, sir. और ध्यान दीजिएगा, इंटीजरल EDS इक्वल टू, फिर से वही कहानी बनी यहाँ पे, Yes, sir. डॉट प्रोडक्ट इसके साथ जाता है cos। तो बताइए, इंटीग्रेशन पार्ट 1 EDS cos ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन पार्ट 2 EDS cos ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन पार्ट 3 EDS cos ऑफ थीटा। पार्ट 1 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, पार्ट 2 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 90 डिग्री।
ये बात समझ में आती है? नहीं? कंफ्यूज में नहीं रहना। क्लियर? यस सर। चलिए, और इंटीजरल ईडीएस इक्वल टू क्या वैल्यू? ईडीएस यस सर। प्लस क्या? ईडीएस प्लस जीरो होगा। यस सर। आगे इंटीजरल ईडीएस इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू है बाहर निकालेंगे। यस सर। हाँ, यस क्या मिला? डीएस प्लस यहां से भी बाहर निकलेगा पार्ट टू क्या? डीएस। बहुत सारा डीएस डीएस को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला? टोटल सरफेस एरिया। सिलेंडर थोड़ा है ये सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भाग आपका डीएस हुआ, तो और छोटा छोटा भाग निकालेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया को यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, देयरफॉर इंटीजरल इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू ए। टोटल सरफेस एरिया कितना? ए। क्लियर? डाउट है उधर? तब इस केस में बताइए, इंटीजरल ई डी एस इक्वल टू ई है, यस सर। फिर डीएस के जगह में ए प्लस बताइए ई ए। डाउट है? और इंटीजरल ईडीएस इक्वल टू 2EA होगा। यस सर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, अब बन गया, बना। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ क्या जानते हैं? इंटीजरल ईडीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सही है? दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बताइए क्या मिलने वाला? 2EA इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। यस सर। ई को बाहर करेंगे, यस सर। कीजिए। ई को बाहर करें तो क्या मिला? क्यू बाई 2A एप्सिलॉन नॉट है। यस सर। चलिए, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। यस सर। क्या आपको क्यू बाई ए दिखाई दिया? यस सर। तो E इक्वल टू क्यू बाई ए के जगह में क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रूव्ड। क्लियर हो गया? हमने क्या देखा आज? गॉसेस का इंपॉर्टेंस पॉइंट जो 5 थी, और इसका गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। एक हमने देखा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, और एक देखा आपका इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ
चार्ज। ठीक, तो फिजिक्स को आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल फिर से हम इसका आगे के एप्लीकेशन को देखेंगे।